बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीपीएससी ज़ूलॉजी के पास्ट पेपर का वीडियो नंबर सेकंड पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 अवेलेबल है, आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछला जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो थोड़ा लेंथी था। वो मतलब ये कि उसमें एमसीक्यूज़ के साथ-साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी थी। तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई। तो मैंने ये सोचा है कि हम सिर्फ़ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और अगर जिस एमसीक्यूज़ की डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होगी, तो वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप फ़र्दर उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे मतलब समझ सकेंगे। चलें जी, हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। मैं साथ में पेन ले लूं। और इसका ये काम है कि इट generally uses single stranded DNA to synthesize a complementary RNA strand। अब एक मतलब ये कि ये complementary RNA strands को बनाने के लिए इसको सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन प्रोकैरियोट्स ओनली अ सिंगल पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड टू बाइंड विद डीएनए। ठीक है कि एक सिंगल डीएनए चाहिए होता है, एक सिंगल पॉलीमरेज़ चाहिए ताकि वो किसके साथ डीएनए के साथ बाइंड हो, ठीक है? लेकिन अगर आप बात कर लो यूकेरियोट्स की बात कर लो तो उसमें क्या होता है कि द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ आल्सो बाइंड्स टू प्रमोटर एंड कैटालाइज़ेज़। मतलब ये कि इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स की बात करें तो उसमें प्रमोटर भी चाहिए और कैटालाइज़र्स भी चाहिए और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है पॉलीमराइज़ेशन की। ओके, अब जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है मतलब टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंच जाता है, तो ये जो पॉलीमराइज ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है वो टर्मिनेट हो जाता है और जो न्यूली स्ट्रैंड आरएनए है वो किसमें साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि द टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए, तो डीएनए के साथ कितनी टाइप ऑफ प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड होती हैं, तो वो 5 होती हैं। देखें H2A, H2B 2 ये हो गई, H3 ये 3 हो गई, ये 4 हो गया और ये क्या है 5 है। तो 5 टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स हैं जो जो कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम। तो कोएंजाइम का कौन सा पार्ट है, तो विटामिन डी जो है ना उसका पार्ट है। ठीक है, ये देखें हीमोसिस्टीन मॉलिक्यूल है तो ये विटामिन बी की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मिथायोनीन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि द एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स आर, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, जवाब क्या है, हार्मोन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकम एक्टिव इनएक्टिव ड्यूरिंग ओल्ड एज। मतलब ये कि जैसे बंदा बड़ा होता जाता है, एडल्टपन आ जाती है, तो इसमें से वो कौन सा ग्लैंड है जो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअली थैमस ग्लैंड, टी ग्लैंड या थैमस ग्लैंड इसको कहते हैं। तो ये थैमस ग्लैंड एक्चुअली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ओके, अब थैमस ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि थैमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स, ये दो लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और ये स्टर्नम के बैक साइड पे मौजूद होता है। और इसका क्या रोल है कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों में इसका रोल होता है। इट बिगेन्स टू डिके एंड एट पेबर्टी, ठीक है, एट लिखा हुआ है कि पेबर्टी जैसे मतलब बलूगत बंदा जवान होना स्टार्ट हो जाता है तो थैमस ग्लैंड डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें एक तो ये क्या करता है कि ट्रेंड्स टी लिम्फोसाइट टू फाइट विद द इन्फेक्शंस, विद इन्फेक्शंस मतलब जो इन्फेक्शंस हैं तो उस दौरान टी लिम्फोसाइट्स को सिखाता है कि ये क्या करे कि भाई वो इन्फेक्शंस के साथ लड़े। इवन इन द केस ऑफ कैंसर में भी यही चीज़ होता है। अब उसके
अलावा ये एक और हार्मोन भी रिलीज़ करता है थाइमस ग्लैंड, जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन है, जो कि किसको रेगुलेट करता है, बॉडी रिस्पॉन्सेज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, 2 or more species occupying the same or overlapping areas are known as, मतलब ये कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो कि सेम एरिया पे रहती हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं, या ओवरलैपिंग एरिया पे रहती हैं। तो ये जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक जो है ना स्पीशिएशन, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको दिख रही है, उसमें कोई थोड़ी-सी स्पेशिएशन आई है और वहाँ पे एवोल्यूशन हो गई है, तो अब उसी इलाके में 2 डिफरेंट न्यू स्पीशीज़ क्या होती हैं, रहने लग गई हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, सिम्पैट्रिक है। चलें इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है कि अकर विदाउट जियोग्राफिक आइसोलेशन, मतलब ये कि इसमें ज़मीन का बँटवारा तो नहीं होता, दोनों रल-मिल के इकट्ठे रहते हैं, कोई चेंजेज़ आने की वजह से, म्यूटेशन आने की वजह से, तो वो अलग नहीं चले जाते, ठीक है? उधर ही रहते हैं, रल-मिल के रहते हैं। There is something within the environment that keeps a single species separated into two or more different groups, मतलब ये कि कोई भी ऐसा environmental factor होता है या environmental change होता है जिसकी बेस पे वो दोनों जो species हैं वो उसी environment में different groups में रहती हैं। The end results in two group, मतलब ये कि फिर end में क्या होता है कि 2 ग्रुप इवॉल्व हो जाती हैं सेपरेट स्पीशीज़ में। चलें बाकी जो हमने डिस्कस ऑप्शन में दिए गए थे उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एलोपैट्रिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। यहाँ स्पीशीज़ पॉपुलेशन बिकम सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल एरिया। अब वहाँ पे जो स्पीशीज़ थी वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं थी, लेकिन एलोपैट्रिक में क्या होंगे, वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड होंगे। ओके, वेयर बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व्स प्रोड्यूसिंग टू सेपरेट अब स्पीशीज़, और फिर क्या होता है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन भी आइसोलेशन हो जाती है, अलग हो जाती है। अब सिबलिंग स्पीशीज़ क्या है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ है जो आइडेंटिकल है, इवन ये कि जो रिप्रोडक्शन है वो अलग करते हैं, मतलब आइडेंटिकल तो हैं लेकिन उनकी रिप्रोडक्शंस आपस में नहीं होगी। 2 स्पीशीज़, 2 और मोर स्पीशीज़ दैट आर आइडेंटिकल, नियरली आइडेंटिकल इन देयर अपीयरेंस, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे कि आप गधे और घोड़े की बात कर लो, तो मिलते-जुलते हैं लेकिन उनका रिप्रोडक्टिव जो फेनोमेना है वो अलग है। नेक्स्ट ये है कि सब स्पीशीज़, देखो उसी स्पीशीज़ के अंदर कुछ ग्रुप्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज़्म होती हैं जो कि एक-दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी कर सकती हैं। स्मॉल ग्रुप्स विदिन अ स्पीशीज़ दैट आर स्टिल कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद ईच अदर, ठीक है? मतलब ये कि एक-दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डिज़ीज़ काज़्ड बाय वर्म्स, तो वर्म्स में की वजह से ये जो आपको इमेज में भी आ रहा है, ये कौन-सी डिज़ीज़ है जो कि वर्म काज़ कर सकता है। अब आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया वर्म से नहीं होता, क्लाइनफिल्टर्स या लाइनफिल्टर सिंड्रोम है वो भी इस वजह से नहीं होता। रिंगवर्म आप लोगों ने पिछले एमसीक्यूज़ में पढ़ा है कि वो फंजाई की वजह से होता है, तो वो भी नहीं हो सकता। आगे ट्रैकिनियोसिस है, वो भी आपको पता है कि ये जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ट्रैकिनियोसिस है। तो ट्रैकिनीला की वजह से होता है, तो ये क्या है, वर्म की वजह से होता है। चलें अब इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया का, आपको पता है कि ये कैसे होता है। तो सिकल सेल एनीमिया आप मतलब ये कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, सिकल सेल डिज़ीज़ भी कहते हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल की जो बाइकन्केव शेप है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसके उससे उसकी जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स राउंड हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल, रेड ब्लड सेल्स आर यूजुअली राउंड एंड फ्लेक्सिबल सो दे मूव इज़िली थ्रू द ब्लड वेसल्स। देखो आपको बताया क्या, ये चीज़ मैंने अभी बताई कि रेड ब्लड सेल्स कनकेव होती हैं और ईज़िली मूव करती हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स। अगर उनकी ये शेप लूज़ हो जाए तो वो ब्लड वेसल्स में मूव नहीं कर सकती। आगे लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसका आपको पता है कि इसको केएस या एक्सएक्सवाई भी कहते हैं, वेयर बॉयज़ एंड मेन्स आर बोर्न विद एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, मतलब उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्रोमोसोम का भी आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम क्या होती हैं, पैकेजेस ऑफ जीन होती हैं दैट आर फाउंड ऑन द
एवरी सेल इन द बॉडी, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम मौजूद होती है और वो क्या होती हैं, पैकेज या पैक ऑफ जीन होती हैं। अब क्रोमोसोम की 2 टाइप्स होती हैं, एक है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा वैसे होता है ऑटो क्रोमोसोम। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो यही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है? इन द केस ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा, फीमेल होगा और एक्स वाई क्या होगा, मेल होगा, ओके? तो चलें जी, अब नेक्स्ट उसके बाद इसको मैं इरेज़ कर लूँ। अब नेक्स्ट है रिंगवर्म, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसकी वजह से कॉज़ होता है, फंजाई की वजह से कॉज़ होता है, ओके? तो ये चीज़ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्रैकिनियोसिस, ट्रैकिनियोसिस या ट्रैकिनिलोसिस या ट्रैकिनियोसिस भी कहते हैं इसको जनरली। तो अब ये है कि जब एनिमल जो भी इस ट्रैकिनीला पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, वही उसके अगर हम मीट खा रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है कि ट्रैकिनियोसिस, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल है, वो ट्रैकिनीला पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, उसी का मीट हम खा रहे हैं तो हमें भी क्या हो जाएगा, ट्रैकिनियोसिस हो जाएगा, ओके? तो चलें जी, अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ कॉल्ड अ फ्लावर एनिमल, इसको हम नाम देते हैं, तो वो सी एनीमून क्या है कि बेस्ट ऑप्शन है, सी एनीमून क्या है, फ्लावर एनिमल है। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं कि द टेस्ट ऑर्गन इन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड, टेस्ट ऑर्गन जो इंसेक्ट्स में मौजूद होती हैं उनको हम टेस्ट बड्स का नाम देते हैं। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें से कौन-सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, दैट्स प्रोटीन। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इस वजह से दिस इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन ये एनिमल स्टार्च है। डीऑक्सी राइबोज़ आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है। अब उसके अलावा सेलुलोज़ भी क्या है? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। चलें जी, बेस्ट ऑप्शन क्या है? हीमोग्लोबिन बी। चलें, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द मेजर डिफरेंस इन मेराइन एंड द फ्रेश वाटर एनिमल। अब ये जो फ्रेश वाटर और जो मेराइन एनिमल्स हैं उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगी? तो एक्चुअली मतलब ये कि उनकी जो डिफरेंस होगी वो क्या होगी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगी, ओके? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? डी है।